Hello to all. Today we will discuss about stock theorem. स्टॉक थ्योरम बेसिकली वेक्टर कैलकुलस का एक पोर्शन है, एक पार्ट जहां पर हम लाइन इंटीग्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रेशंस पे। मैं सिंपली ये कहें कि हम अपना काम को आसान करते हैं कि यदि आपको एक लाइन इंटीग्रेशंस दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि आपके पास मान लीजिए ये एक शेप है, इसमें यदि आपको लाइन इंटीग्रेशंस करना होगा तब की केस में हम देखें तो क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 और C4 मीन्स 4 बार इस लाइन के लिए आपको इंटीग्रेशंस करना पड़ेगा। तो इस टोटल 4 बार इंटीग्रेशंस ना करके हम उस मेहनत से बचने के लिए हम एक बार में ही इस पूरे सरफेस में इंटीग्रेशन कर देंगे और उसको ही हम कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को स्टॉक थ्योरम। ये जो रिलेशन जो बताता है लाइन और सरफेस के बीच में, उसे हम कहेंगे स्टॉक थ्योरम। स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि इफ S बी एन ओपन बॉन्डेड सरफेस, मतलब एक ऐसा ओपन सरफेस है जो बॉन्डेड है कर्व C से। मैंने बात किया एक सतह है, जैसे कि मैं बात करूं ये कि पूरा ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा एक सरफेस S है और इसका जो बाउंड्री है मींस जो इसका जो बाउंड्री है इस बोर्ड का, वो है उसका क्लोज कर्व C। तो इस बोर्ड पे यदि मैं बात करूं कि कोई एक वेक्टर फंक्शन f है जो इस सतह पर डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है और ऑलरेडी वो एक वेक्टर पॉइंट तो है ही, क्लियर बात है। तो हम एक ऐसा वेक्टर फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो इस सतह पर डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस है। तब की कंडीशंस पे यदि हमें लाइन इंटीग्रेशंस दिया जाता है इस वेक्टर फंक्शंस f डॉट डी आर का इन क्लोज कर्व C, लाइन इंटीग्रेशंस कर्व पे ही किया जाता है। सो दिस मच इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे डबल इंटीग्रेशंस ओवर सरफेस S और यहां पर जो आपका फंक्शन रहता है उसका आपको पहले निकालना है कर्ल, फिर f डॉट n कैप ds। कुछ इस तरीके से आपको सरफेस इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ा तो वहां पे आपने ध्यान दिया था कि सरफेस इंटीग्रेशंस करने के लिए आपको केवल f डॉट n कैप ds सिर्फ ये करना होता था, क्लियर है। तो मतलब क्या था कि एक वेक्टर फंक्शन होना चाहिए था जिसके साथ आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशंस करते थे। यहां पर भी आपको क्या दिखा गया है, जो फंक्शन f है उसका कर्ल बोला गया है। और जब भी किसी वेक्टर फंक्शन का आप कर्ल निकालते हो तो जो आउटपुट जो मिलता है, यदि इस टोटल का आउटपुट को यदि मैं बात करूं कि वो k लिख देता हूं तो ये k जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, एक वेक्टर होगा और इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्लियर बात है। तो यहां से हमें यह बात समझ में आया कि कर्ल करने से जो मिला वो भी एक वेक्टर था और वेक्टर के करने के बाद यदि हम ये देख रहे हैं तो ये तो एग्जैक्टली सेम है, मींस ये क्या है, एक सरफेस इंटीग्रेशन ही तो है। और इसका सारा कॉन्सेप्ट हमने पहले ही कवर किया हुआ है, जहां आपको पता है कि n कैप क्या होता है। हम लिख लेते हैं वेयर n कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर on the surface S and curve C must be taken in positive direction। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन इंटीग्रेशन जो आपको दिया गया है इसमें ये जो C है इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। अब आप बोलेंगे ये पॉजिटिव क्या है, ये भी हमने पहले ग्रीन थ्योरम में कवर किया हुआ है। जब भी हम लाइन इंटीग्रेशंस की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे कि देखिए मैंने यहां पे क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हो तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हो तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। मींस जिस तरीके से अभी मैंने इस कर्व का जो साइन या डायरेक्शन जो मैंने आपको दिया है C1 C2 C3 C4 का, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो आपको इसी तरीके से ही कंसिडर करना है लाइन इंटीग्रेशंस को, तब ये इक्वल होगा। यदि आपका कर्व जो है नेगेटिव डायरेक्शन पे हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हुआ, तो इस फॉर्मूले के सामने आपको नेगेटिव साइन प्लेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है इस चीज को। n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं। अब बात आती है कर्ल f का। कर्ल f, कर्ल निकालना भी हमने पहले ही देखा हुआ है,
फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ एफ, इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको निकालना पड़ता है, जिसमें आई जे के रखते हो डेल की जगह में, मींस कर्ल की जगह पे आपको डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड लेना पड़ता है। और एफ जो होता है, एफ का आई वाला जो कोफिशिएंट है स्मॉल f1, जे वाला जो कोफिशिएंट है और के वाला जो कोफिशिएंट है उसको उसके नीचे रखते हैं। इस टोटल को जो आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा वो भी आपका कोई एक वेक्टर फंक्शन ही होगा, जिसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर्ल आपको केवल एफ का निकालना है, ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। आप एफ का सेपरेट कर्ल निकालिए, उसके बाद जो आएगा उसको फिर आप एन कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन डीएस जो आपका सरफेस इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है। तो इसलिए कहते हैं कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रेशंस को रिलेट करता है सरफेस इंटीग्रेशन से। अच्छा, तो फिर डिफरेंस क्या है ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम पे? स्टोक्स थ्योरम की हम बात कर, सॉरी ग्रीन थ्योरम की यदि हम बात करें तो ग्रीन थ्योरम में भी तो कुछ ऐसा ही था, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, अगर कुछ ऐसा दिया था, इसको हम लिख रहे थे डबल इंटीग्रेशन ओवर ए रीजन आर, और ये इसको इधर लाते थे तो ये हो जाता था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इस टोटल का हम इंटीग्रेशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डी वाई। तो ये भी तो लाइन इंटीग्रेशन से सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसमें ये चीज क्यों नहीं कहा जाता? या इसमें और स्टॉक में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो इतना है कि स्टोक्स थ्योरम में हम तीनों एक्सिस पे बात करते हैं, आई जे के तीनों पे। ग्रीन थ्योरम जो है वो एक स्पेशल केस है स्टोक्स थ्योरम का, मतलब स्टोक्स थ्योरम से ही ग्रीन थ्योरम बना है। और ग्रीन थ्योरम में हम केवल एक प्लेन में बात करते हैं, प्लेन मतलब जिसमें केवल दो अक्ष होंगे, दो अक्ष होंगे, एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, मतलब इसमें तीन एक्सिस नहीं होंगे। ये जो हम आई जे के जो हम लेके चलते हैं तो इसमें केवल या तो जे के वाला होगा या तो केवल आई जे वाला होगा, केवल एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? ग्रीन थ्योरम। यदि हम तीनों को केस के लेकर चल रहे हैं तो वो कौन सा है? स्टोक्स थ्योरम। और यही डिफरेंस है ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम पे। मींस सारा प्रोसेस ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ z का वैल्यू, ये जो k का जो वैल्यू, ये वाला वैल्यू आप 0 0 कर दो, सेम सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने से डायरेक्ट यही आउटपुट आपको मिलने वाला है। मींस कहां से पैदा हुआ? ये स्टोक्स थ्योरम से। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब होते हैं और वो हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियो पे। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।